वेलकम बैक गाइस। अपना नेक्स्ट जो सेशन है गाइस दैट इज अबाउट असेसमेंट सेक्शन 59 से लेके सेक्शन 64। गाइस बहुत टाइम हो गया, हमने सेक्शन रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार क्विकली रिवाइज करवा देते हो बेटा। चलो, सेक्शन चार्जिंग सेक्शन बता दो। चार्जिंग सेक्शन सर सेक्शन 9। सर चार्ज किस पे लगता है? टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, अब इंट्रास्टेट सप्लाई का मीनिंग क्या था, इंटरस्टेट सप्लाई का मीनिंग क्या था? सर ये आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बना था। बट सर सप्लाई का स्कोप क्या है? वो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी था। और सर कभी कभी एक ही सप्लाई नहीं होगा, दो सप्लाई भी हो सकते हैं। देयर कैन बी कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज, सेक्शन 8। सर अगर एक बंदे को नॉर्मल वे में टैक्स पे नहीं करना है, अगर उसको अपने टर्नओवर पे करना है, उसके लिए एक अलग से स्कीम बनाई गई है, कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10। और सर अगर गवर्नमेंट बोलता है कि कुछ गुड्स या कुछ सर्विस पे हम टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं चाहते, तो सर उसके लिए सेक्शन 11 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर जब टैक्स पे करना है तो टैक्स कब तक पे करना है? सेक्शन 12, 13 एंड 14। 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, 14 चेंज इन रेट। कौन से वैल्यू पे? सेक्शन 50। आईटीसी के प्रोविजंस सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21। 16 में सारी कंडीशंस मेंशन की गई है, टाइम लिमिट सेक्शन 16। सेक्शन 17 में अगर आप एक ही गुड्स मतलब जो टैक्सेबल गुड्स है सिर्फ उसमें डील नहीं कर रहे हो, टैक्सेबल भी कर रहे हो, एग्जेम सप्लाईज भी कर रहे हो, तो आपको पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा सेक्शन 17 में। और कुछ केसेस में तो गवर्नमेंट बोलता है हम आपको बिल्कुल भी आईटीसी नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे आपका आईटीसी 17(5). सेक्शन 18 में अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहे हो जीएसटी में या जीएसटी से छोड़ के जा रहे हो, तो आईटीसी रिलेटेड क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 18 में दिया गया है। अगर आप गुड्स जॉब वर्क को दे रहे हो तो आपको आईटीसी कब तक मिलेगा? सेक्शन 19 में बोला गया है। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सेक्शन 20। और एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो रिकवर कैसे करना है? सेक्शन 21। उसके बाद सर अपने प्रोसीजरल सेक्शन स्टार्ट होंगे। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 रजिस्ट्रेशन। बेटा सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। उसकी प्रोसीजर क्या थी? सेक्शन 25 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 26। सेक्शन 27 में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर जो था वो सेक्शन 28 में रजिस्ट्रेशन लिया और कुछ चेंजेस करना पड़ा, अमेंडमेंट। सेक्शन 29 कैंसलेशन, और अगर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया तो उसको रिवोक करना पड़ेगा, सेक्शन 30। बेटा सेम पेज पे है ना हम लोग? सही है। नेक्स्ट इनवॉइसिंग, सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस, सेक्शन 32 अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट इट, और रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट उतना ही जितना अलाउड है। सेक्शन 33 इनवॉइस भी दिखाना पड़ेगा कि हमने जीएसटी कलेक्ट किया है। एंड सेक्शन 34 डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। सेक्शन 35 सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, यस। और सेक्शन 36 सर हमें कब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा? रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और 35(5) में गाइस आपको याद आ रहा है ऑडिट करवाना पड़ेगा, यस। टर्नओवर क्या था? टर्नओवर 5 करोड़। चलो नेक्स्ट सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 48 रिटर्न्स। सेक्शन 37 में स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, 38 था नहीं 39 जीएसटी रिटर्न्स आपके भाई। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न, 41, 42, 43 सिलेबस से बाहर था, 44 एनुअल रिटर्न, 45 फाइनल रिटर्न। 46 में आपको नोटिस भेजा जाएगा अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो। 47 में लेट फीस कलेक्ट करेंगे, और 48 में जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। 49 में मुझे टैक्स कैसे पे करना है, हाउ डू आई हैव टू यूटिलाइज माय आईटीसी, 49 में दिया गया था। सेक्शन 50 में अगर मैं लेट पे करूंगा तो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ग्रॉस लायबिलिटी पे था या नेट लायबिलिटी पे? नेट लायबिलिटी, यस। 51 टीडीएस, 52 टीसीएस, 53 सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए आईटीसी ट्रांसफर। 54 से लेके सेक्शन 58 तक अगर आपने एक्स्ट्रा पे किया है गवर्नमेंट को तो रिफंड मांगना पड़ेगा, सेक्शन 54 से 58। नेक्स्ट
अब सर जब मैंने रिटर्न फाइल किया, गवर्नमेंट बोलता है सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करो, मैंने रिटर्न फाइल किया। अब मैंने रिटर्न फाइल किया तो क्या फाइनल हो जाएगा क्या? ऑफिसर कुछ भी नहीं करेगा उसके बाद? ऑब्वियसली ना, ऑफिसर भी चेकिंग करेगा। अब इस पर आपने जो रिटर्न फाइल किया है और ऑफिसर के पास जो डेटा है उसमें चेकिंग करेगा, और उसको कुछ लगेगा कि कुछ इश्यूज है, तो क्या अब वो आपका असेसमेंट करेगा? यस। तो अब जो प्रोविजन हम करने वाले हैं सेक्शन 59 से लेके सेक्शन 64 तक, ये सारे असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं। और ऑफिसर के पास क्या क्या पावर्स आते हैं? ऑफिसर के पास क्या वो आपके प्रीमाइस का, क्या वो आपके बुक्स का ऑडिट करवा सकते हैं? यस। तो ऑडिट के पावर्स है। क्या वो आपके प्रीमाइस में इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं, सर्च सीजर रेड करने आ सकते हैं? यस। तो ऑफिसर के पास क्या क्या पावर्स है वो सब कुछ सेक्शन 65 से लेके सेक्शन 72 तक है। अब हम गाइस सारे पीछे के सेक्शंस करने वाले हैं, फ्रॉम सेक्शन 59 टिल सेक्शन 140 138। तो ये सारे पीछे के सेक्शंस है, ठीक है। अभी तक तो हमने जो सेक्शंस किए हमने बहुत बार रिपीट किए हैं, तो आपको 99% आई एम श्योर आपको ये बाहर होंगे रहेंगे। बट अभी के जो सेक्शंस है गाइस ये हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हम एवरी लेक्चर में ये पीछे के जो सेक्शंस है वो सारे कर पाए। चलो, इनिशियल जो सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शन 59 इज अबाउट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जैसे इनकम टैक्स, इसमें भी सेल्फ असेसमेंट होता है। सेक्शन जीएसटी में भी गाइस सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट का पॉइंट बोला है। अगर कभी सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पाता है, अगर आपको कभी ऑफिसर की हेल्प चाहिए तो प्रोविजनल असेसमेंट करवाना है, तो सेक्शन 60 इज प्रोविजनल असेसमेंट। सेक्शन 61 आपने जो रिटर्न फाइल किया रहेगा वो रिटर्न की चेकिंग होगी, वो रिटर्न का स्क्रूटिनी होगा, सेक्शन 61 उसका पावर दे रहा है। सेक्शन 62 अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है तो उसका असेसमेंट कैसे होगा? जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसका स्क्रूटिनी होगा, बट अगर कोई रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है तो उसका असेसमेंट सेक्शन 62 में होगा। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन लेना था बट उसने लिया ही नहीं, ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसका असेसमेंट कैसे होगा? वो 63 में दिया गया है। और कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में हम डिटेल्ड असेसमेंट नहीं करेंगे, हम एक समरी असेसमेंट कर लेंगे, दैट इज पावर गिवन इन सेक्शन 64। ठीक है, रूल नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ सेक्शन नंबर्स आप याद रख लेना। चलो गाइस, वी स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट में गाइस अभी तक आपने जो यहां पे असेसमेंट देखा है सेक्शन, इसमें बोलो ना सेल्फ असेसमेंट बेसिकली मतलब क्या? सेल्फ असेसमेंट जब आपको रिटर्न फाइल करना है तो क्या आपको ऑफिसर को पूछ के करना है क्या कि मैं क्या वैल्यू पे करूं, क्या रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करूं? जो ऑफिसर बोलेगा वो आप करोगे, ऐसा होता है क्या? या आप खुद के बेसिस पे करते हो? सर वी हैव बीन गिवन दैट फ्रीडम, तो सेल्फ असेसमेंट होता है। तो सर ये असेसमेंट्स में एक असेसमेंट जो है दैट इज सेक्शन 59, दैट इज डन बाय द टैक्स पेयर, सेल्फ असेसमेंट। बाकी ज्यादा जो असेसमेंट है वो टैक्स अथॉरिटीज करेगी, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्संस एंड समरी असेसमेंट। ये सारे असेसमेंट टैक्स अथॉरिटीज करेगा। चलो गाइस, वी स्टार्ट विद सेक्शन 59। Every registered person shall self-assess the tax payable under this act and furnish a return for each tax period as specified under section 39। क्या वो लोग बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप खुद जाके सेल्फ असेस करोगे। शैल सेल्फ असेस द टैक्स पेबल, और उसके लिए वो अपना रिटर्न फाइल करेगा अंडर सेक्शन 39। ओके, so assessment means determination of the tax liability. It includes self assessment, reassessment, provision assessment, summary assessment, best judgment. ये सब कुछ assessment में आ जाएगा। We have the following type of assessments, and what is the meaning of self assessment? बेसिकली यहां पे दिया हुआ है, जस्ट रिमेंबर बेटा, सेल्फ असेसमेंट मतलब मैंने जो अगर एक रिटर्न फाइल किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनल हो गया,
और ऑफिसर इसको छू भी नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। ऑफिसर अब इसका चेकिंग भी कर सकता है, बट वो लोग बोलते हैं कि रिटर्न आप खुद सबमिट करोगे, आप खुद डिटरमाइन करोगे कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, उसका क्या HSN नंबर है, क्या वैल्यूएशन है, वो सब आप डिटरमाइन करोगे। इनवॉइस पे CGST SGST आएगा या IGST आएगा, ये सब आप डिटरमाइन करोगे। ऑफिसर या पोर्टल आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। यू हैव टू सेल्फ असेस इट। और वो सेल्फ असेसमेंट आप कैसे करोगे, आप रिटर्न फाइल करोगे, उसमें होगा। और रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल होता है गाइस, सेक्शन 39 में फाइल होता है। एक क्विक रिवीजन, सेक्शन 39(1), इसमें 3 कैटेगरी होता था, नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और बाहर वाला ऑर्डर। ये लोग 3B फाइल करते थे, ऑर्डर वाला 5A फाइल करता था। नेक्स्ट कंपोजिशन सप्लायर, ये 39(2) में अपना रिटर्न फाइल करता था इन GSTR 4। TDS सेक्शन 39(3), ISD 39(4), NRTP 39(5). और रिटर्न्स में जब बात करेंगे तो ये GSTR 7, 6, 5। और टैक्स कलेक्टर जो होता था TCS, वो सेक्शन 52 में रिटर्न फाइल करता था, GSTR 8। चलो ठीक है, अब मैंने रिटर्न फाइल किया सर। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, अब ऑफिसर देखो, GST में फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ असेसी हो सकते हैं। एक कैटेगरी ऑफ असेसी ऐसा रहेगा जो सामने से आके रजिस्ट्रेशन लेता है और रिटर्न फाइल करता है, दैट इज वन कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी कैन बी पर्सन रजिस्ट्रेशन ले रहा है बट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, दैट इज सेकेंड कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी ही बंदा रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रहा है। 3 कैटेगरी हो सकते हैं, आई रिपीट, एक बंदा रजिस्ट्रेशन ले रहा है और रिटर्न फाइल कर रहा है। सेकेंड, बंदा रजिस्ट्रेशन ले रहा है बट रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा। एंड थर्ड, पर्सन अनरजिस्टर्ड है। हमें असेसमेंट तो सबका करना पड़ेगा। अब जो पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लिया और रिटर्न फाइल किया, उसका असेसमेंट सेक्शन 61 डील करेगा, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। जो पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लिया बट रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका असेसमेंट सेक्शन 63 अगेन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके सर, नेक्स्ट सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट? अगर कभी ऐसा केस हो गया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना है, बट उसको यह नहीं पता कि वो जो सप्लाई कर रहा है उसको यह नहीं पता कि उस पर कौन सा रेट लगाना है GST का। डज इट फॉल अंडर 9% कैटेगरी, डज इट फॉल अंडर 6% कैटेगरी, इज इट एग्जेम्प्ट? उसको यह नहीं पता कि कौन सा करेक्ट रेट है, या फिर उसको यह नहीं पता कि कौन सा करेक्ट वैल्यूएशन है। करेक्ट रेट और करेक्ट वैल्यूएशन। अगर कभी असेसी को ये 2 पॉइंट के रिलेटेड अगर डाउट है, तो गवर्नमेंट बोलता है एक काम करो, आप ऑफिसर से पूछ लो पहले। दिस इज नॉट एडवांस रूलिंग, ये एडवांस रूलिंग नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप ऑफिसर से आप बोल दो कि भाई मैं असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूं, आई कैन नॉट हैव अ सेल्फ असेसमेंट, आप मुझे असेस कर लो प्रोविजनल बेसिस पे। आप प्रोविजनल बेसिस पे असेस करोगे, मैं वो बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करूंगा। इन फ्यूचर आप जब मुझे फाइनल असेसमेंट करोगे, उसमें अगर कुछ डिफरेंशियल पेएबल रहेगा तो मैं डिफरेंस पे कर दूंगा, और अगर मैंने ज्यादा पे कर दिया रहेगा, अगर रिफंड का केस अराइज होगा तो आप मुझे रिफंड कर देना। सर, why is there a concept of self assessment when there is a concept of provision, when there is a concept of self assessment? तो सर प्रोविजन असेसमेंट का क्या पॉइंट है? क्या असेसी खुद ही असेस नहीं कर सकता? लेट सपोज रेट में डिफरेंस है, इज इट एप्लीकेबल एट 12% और इज इट एप्लीकेबल एट 18%? असेसी क्या खुद असेस नहीं कर सकता? पावर है सेक्शन 59 में। बट गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 59 में सेल्फ असेसमेंट कर लिया और फिर ऑफिसर ने बोला, लेट सपोज आपने सेल्फ असेस करके 12% कर दिया, और फिर ऑफिसर ने फाइंड आउट किया कि नहीं यार करेक्ट रेट ऑफ पर्सन रेट इज 18%, तो फिर वो आपसे ये डिफरेंशियल जब रिकवर करेगा ना, वो डिफरेंशियल विथ पेनल्टी रिकवर करेगा। आपसे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होगा,
वो पेनल्टी के साथ रिकवर किया जाएगा। एंड बिकॉज वो पेनल्टी का ना जाए, और पेनल्टी क्यों सर? बिकॉज आपने सिर्फ आपने कम टैक्स पे किया है, तो ऑफिसर हैज ऑल द पावर टू लेवी अ पेनल्टी ऑन यू। हाँ, अगर पेनल्टी से बचना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑफिसर को आके सामने से बोल दो भाई मेरे माइंड में ये कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सा रेट लेना है, कौन सा वैल्यूएशन लेना है, इसमें मुझे डाउट है। इन दैट केस ऑफिसर आपको जो बोलेगा आप वो बेसिस पे कर लो। इन फ्यूचर अगर एक्स्ट्रा पे करने को आएगा भी तो हम आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे, बिकॉज आप एक अच्छे एसएससी हो। जनरली लोग क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट 59 में जाएंगे, और फिर अगर हायर रेट पे हुआ तो ऑफिसर पेनल्टी के साथ रिकवर करेगा। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ये बोलता है कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज हमने रेट जो दिया है, बहुत सारे रेट्स दिए हैं, तो आपको इश्यू हो सकता है कि कहां पे मुझे क्लासिफाई करना है। तो इन दैट केस सेक्शन 60 का पावर है आपके पास, आप प्रोविजनली असेसमेंट करवा सकते हो। let's read the barrett guys. Subject to the provision of subsection 2, हमें subsection 2 पढ़ना पड़ेगा, but subject to that, where the taxable person is unable to determine the value, where the taxable person is unable to determine the value of the goods and service or determine the rate of tax applicable thereto, he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis, and the proper officer shall pass an order within a period not later than 90 days from the date of receipt of such request, allowing payment of tax on provisional basis at such rate or at such value as may be specified by him. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भाई। मुझे बोलो ये सेक्शन 60 पिक्चर में कब आएगा? When will it come into picture? सर जब टैक्सेबल पर्सन he is unable to determine the value or the rate applicable। दो ही सिनेरियो हो सकता है बेटा, आइदर उसे करेक्ट वैल्यू नहीं पता या उसे करेक्ट रेट नहीं पता, इज अनेबल टू डिटरमाइन दैट। सर अगर एक एसएससी को डाउट है कि सर इनवॉइस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाए या आईजीएसटी लगाए, इस पे उसको डाउट है, तो क्या वो प्रोविजनल असेसमेंट पे जा सकता है? द आंसर इज नो। सर अगर एसएससी को डाउट है कि क्या उसे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या वो इसमें जा सकता है? द आंसर इज नो। सिर्फ ये दो पर्पस, एक वैल्यू और एक रेट ऑफ टैक्स। सर अगर एसएससी 2-3 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, ठीक है सर, और उसने एक साथ वो दो तीन प्रोडक्ट साथ में दे दिया, अब उसको डाउट है कि ये कंपोजिट सप्लाई होगा या मिक्स सप्लाई होगा, क्या उसके लिए ये प्रोविजनल असेसमेंट में जा सकता है? लेट्स सपोज एसएससी इज डीलिंग इन 2-3 प्रोडक्ट्स, एक बायर आया, बायर ने बोल दिया ये तीनों प्रोडक्ट मुझे दे दो, अब उसने तीनों प्रोडक्ट दे दिया, अब उसको ये डाउट है कि ये कंपोजिट सप्लाई है या ये मिक्स सप्लाई है, तो क्या वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आ सकता है? और मुझे बोलो ना, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई हैज एन इंपैक्ट ऑन द करेक्ट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल? यस। तो ये पॉइंट के लिए वो यहां पे आ सकता है। नेक्स्ट सर, व्हाट इज अनेबल टू डिटरमाइन? सर अगर लेट सपोज एक एसएससी है, वो ना इनवॉइस पे सर ही इज चार्जिंग लेट सपोज बेसिक वैल्यू प्लस फ्रेट, और उसे डाउट है कि फ्रेट पे जीएसटी आएगा नहीं आएगा, क्या वो सर प्रोविजन असेसमेंट के लिए आ सकता है? क्या हम उसे ऐसे बोल सकते हैं कि आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है तो आप यहां पे आ जाओ, अगर आपको नहीं पता ना करेक्ट एचएसएन क्या है तो आप यहां पे आ जाओ? नहीं। रिमेंबर बेटा, वर्डिंग्स पे फोकस रखना। ऐसा नहीं बोल दिया वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज फाइंडिंग डिफिकल्टी टू डिटरमाइन, अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है प्रोविजनल असेसमेंट में आ जाओ, ऐसा नहीं है। वो लोग ने क्या बोला है, वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अनेबल टू डिटरमाइन एंड डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। डिफिकल्टी हो रही है हमारे पास आ जाओ, ऐसा नहीं बोला।
अगर पॉसिबल ही नहीं है, इफ इट इज अनेबल टू डिटरमाइन, इन दैट केस सर व्हेन द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन, मैं बोल रहा हूं असेसी लेट सपोज विदाउट एनी कंसिडरेशन या नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन या बार्टर ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज है, वो बेसिस पे उसने सप्लाई किया हुआ है। अच्छा आपको बताएगा बेटा बार्टर और एक्सचेंज पे अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो रूल 27 पिक्चर में आ जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। अच्छा ओपन मार्केट वैल्यू ये फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं भी तो हो सकता है, अगर कोई एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं है तो ही माइट बी डिफिकल्ट, दैट इज एन अनेबल टू डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यू। अगर एक प्रोडक्ट पे लेट सपोज टैक्स रेट है, अगर अगर इतना परसेंटेज ऑफ लेट सपोज कॉपर है, उन्होंने बोला है कि लेट सपोज अगर इतना परसेंटेज ऑफ कॉपर है तो 6%, और अगर इससे ऊपर परसेंटेज है तो लेट सपोज 3%। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, if the rate of tax is linked to percentage content of some product of some copper या brass या gold etc, in that case जब तक अपने को करेक्ट परसेंटेज नहीं पता चलेगा तब तक असेसी इज अनेबल टू डिटरमाइन। इन दैट केस वो प्रोविजनल असेसमेंट पे आ सकता है, बिकॉज तब तक लैबोरेटरी की रिपोर्ट पेंडिंग है और हो सकता है लैब का रिपोर्ट आने में उसको 3 महीने लगने वाले हैं, लैब टेस्टिंग को 3 महीने लगने वाले हैं, तो 3 महीने तक वो सप्लाई नहीं करेगा ऐसा तो नहीं होगा, तो इन दैट केस ही कैन कम टू दिस। यहां तक बेटा क्लियर है ना? तो एक बार वर्डिंग्स क्लियर हो ना बेटा, वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन क्या, आइदर द वैल्यू और द रेट, तो फिर वो क्या करेगा सर, रिक्वेस्ट करेगा, एक लेटर लिखेगा ऑफिसर को कि मैं सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता, मुझे प्रोविजनल असेसमेंट करना है। ओके, उसने वहां पे रीजन भी मेंशन किया कि ये रीजन है, ऑफिसर ने देखा, ऑफिसर बोला ठीक है बट मत आओ मेरे पास, मत आओ, जाओ। ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है यहां पे ऑफिसर अगर रिजेक्ट कर लेगा तो असेसी कहां पे जाएगा? ही इज अनेबल टू डिटरमाइन द रेट और वैल्यू, और ऑफिसर मना कर दे तो बेटा असेसी तो कोई गलती नहीं है ना असेसी की। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑफिसर यू हैव टू, ऑप्शन नहीं है ऑफिसर, आप अगर वो पर्सन सामने से आके ऐसा बोल रहा है ना कि वो अनेबल है तो फिर एक्सेप्ट कर लो, उसका एक्सेप्ट कर लो। ही शैल पास एन ऑर्डर। अच्छा कब तक उसे पास करना है? ये प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, दिस इज प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, ये कब तक पास करना है? नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ दैट रिक्वेस्ट, मतलब विद इन 90 डेज उसे देना है। ओके, द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस may be allowed if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed and with such surety or security as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for paying the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed। बहुत सिंपल है, लेट सपोज असेसी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रोविजनल असेसमेंट पे जाना है, वो बोला है कि 12% होगा या 18% होगा मुझे नहीं पता है, उसने लेटर लिख के दे दिया ऑफिसर को। अब ऑफिसर बोलेगा ठीक है चलेगा, आप फॉर द टाइमिंग प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आप फॉर द टाइमिंग 12% पे पे कर दो। अच्छा 12% पे कर दो, क्या ये फाइनल है? नो, फाइनल तो क्या 18% भी हो सकता है? यस, और अगर 18% हो गया तो क्या इन फ्यूचर में असेसी को वो डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा? यस, और असेसी अगर वो स्टेज पे जाके मना कर दे तो कि नहीं मैं पे नहीं करूंगा, तो इसके लिए टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कभी ऐसा रहेगा तो ऑफिसर उसे क्या बोलेगा कि भाई एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो विद श्योरिटी और सिक्योरिटी, मतलब बैंक गारंटी के साथ, कि जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा वो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं करोगे तो आपने जो बैंक गारंटी दी रहेगी या आपने जो बॉन्ड दिया रहेगा वो हम उसको लिक्विडेट कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे एंड विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अच्छा सर ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करना
क्या कंपलसरी रहेगा? क्या ये कंपलसरी रहेगा? यस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2. ओके, नेक्स्ट सर, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया है. अब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया सर, ऑफिसर ने अब देखना ही बंद कर दिया, बस उसे बोल दिया प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे दिया ना, बस अब वो आराम कर रहा है. सर क्या ऐसा चलेगा? नहीं. देयर हैज टू बी फाइनल असेसमेंट विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड बाय हिम. तो वो लोग बोलते हैं द प्रॉपर ऑफिसर शैल again mandatory within a period not exceeding 6 months from the date of communication of the order passed under section 61. 6 months कब से है? आपने रिक्वेस्ट किया तब से नहीं, जब से प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आया ना तब से लेके 6 मंथ्स में उसे ये फाइनल असेसमेंट करना है. He may pass the final assessment order after taking into account such information as he may require for finalizing the assessment. वो कुछ आपसे डिटेल्स मांग सकता है. आफ्टर हैविंग दैट डिटेल्स ही कैन गो फॉर फाइनल असेसमेंट. कब तक करना है बेटा? विद इन 6 मंथ्स. सर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड कभी शॉर्ट भी तो गिर सकता है. जस्ट गिव एन एग्जांपल. लेट सपोज एक मैटर चल रहा है इन एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल. ठीक है, वैल्यूएशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स है. अब वैल्यूएशन रिलेटेड डिस्प्यूट है, द असेसी इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू. वो प्रोविजनल असेसमेंट में गया हुआ है. अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नॉट फॉर द असेसी बट फॉर अदर असेसीज. सुप्रीम कोर्ट का मैटर अभी चल रहा है और वो आने वाला है. इन दैट केस कहना ही से कि सुप्रीम ये बंदा अगर फाइनलाइज असेसमेंट कर ले और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके अगेंस्ट आ गया, डजंट मेक एनी सेंस. तो ये क्या करेगा ना, ये प्रोविजनल असेसमेंट अभी तक फाइनल नहीं करेगा. ये बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाना दो, उसके बाद हम फाइनल असेस करेंगे. लेट सपोज वो लैब रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था. लैब रिपोर्ट वो 3 मंथ्स था. लेट सपोज 3 मंथ्स नहीं है, उसको 1 साल लगेगा. अब उसने बोला कि 6 महीने में ये खत्म कर लो. नहीं हो पाएगा खत्म 6 महीने में. तो क्या एक्सटेंशन के पावर हो सकते हैं? यस. तो बोलते ये 6 महीने का टाइम पीरियड कितने तक एक्सटेंड हो सकता है? नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स by joint commissioner, additional commissioner, and by commissioner not exceeding 4 years. नॉर्मल टाइम लिमिट कितना था? 6 मंथ्स. जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के पास और 6 मंथ्स का टाइम मिला, और कमिश्नर आपको 4 साल का टाइम लिमिट और दे सकता है टू द ऑफिसर. मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना हो सकता है? मैक्सिमम इज 5 years. 5 years में provisional assessment has to get converted to the final assessment. Next, सर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था 12% पे, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया 18% पे. डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा. यस सर, डिफरेंशियल जो पे करना पड़ेगा वो डिफरेंशियल क्या मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ पे करना पड़ेगा? अब एक एक पॉइंट को लेते हैं. क्या मुझे वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? असेसी बोलेगा मैं क्यों इंटरेस्ट पे करूं, मैं तो सामने से आके मैंने आपको इन्फॉर्म किया था. बोलते यार टैक्स तो आपने कम पे किया ना, टैक्स तो आपने 12% ही पे किया था पहले, और आपका करेक्ट फाइनल असेसमेंट कितने पे हुआ? 18% पे. मतलब टैक्स तो आपने कम पे किया है ना, और कम पे किया है मतलब इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक. इंटरेस्ट से हम आपको रिलीव नहीं कर सकते. यस, हम आप पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे. तो द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट on the tax payable on the supply of goods and services under provisional assessment but not paid on the due date at 18% per annum from the first day after the due date of payment of tax. Till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of the order of final assessment. बहुत मस्त पॉइंट है ये बेटा, बहुत मस्त पॉइंट है, समझना. प्रोविजनल असेसमेंट, लेट सपोज आपने फॉर द मंथ ऑफ जून किया था, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जून मंथ में आ गया, तो जून मंथ का आपने लायबिलिटी कब तक डिस्चार्ज किया रहेगा? 20th जुलाई तक. सॉरी, 20th जुलाई तक आप जून मंथ के लिए गए थे. दैट इज द फर्स्ट.
अब लेट सपोज फाइनल असेसमेंट जो हुआ वो हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर, और आप जब अब पे कर रहे हो, लेट सपोज आप 10th दिसंबर को पे कर रहे हो, तो बोलते 20 जुलाई 21 जुलाई से लेके 10th दिसंबर जब तक आप पे करोगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर असेसी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर तक रुकता ही नहीं है, उसको पता चल गया कि फाइनल असेसमेंट जो है ना वो हायर एंड पे होने वाला है, उसने सामने से आके बिफोर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर असेसी सामने से आके लेट सपोज उसने 1 अक्टूबर को ही पे कर दिया सर, फिर भी क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यस। आप बोलो क्या बोलते हैं, बिफोर और आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट डजंट मैटर, अगर डिफरेंशियल पे करने को आएगा इन दैट केस फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ये पीरियड का फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद पे कर रहे हो या उसके पहले पे कर रहे हो, इससे हमें मतलब नहीं है। बेटा यहां तक सही चल रहे हो ना बेटा, सिंपल है यहां तक। चलो नेक्स्ट, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ रिफंड, ये रिफंड का केस कब अराइज होगा? सर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर ये आया था सर 18% पे, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर ये आया था 12% पे। इन दैट केस क्या रिफंड का केस अराइज हो सकता है? द आंसर इज यस, असेसी ने ज्यादा टैक्स पे किया है। सो वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ रिफंड consequent to the order of the final assessment subject to the provision of section 54(8), interest shall be paid on such refund as provided in section 56। ये सब क्या है आप समझना बेटा। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर 18% पे आया तो असेसी इनवॉइस पे कितना चार्ज करेगा? असेसी इनवॉइस पे कितना चार्ज करेगा? 18%। जनरल आंसर ये है 18% चार्ज कर लेगा, यस। अच्छा अगर उसने 18% चार्ज किया हुआ है तो क्या वो कस्टमर से 18% कलेक्ट कर रहा है? यस। अब अगर 12% आया तो क्या ये असेसी उसको रिफंड मिलेगा क्या? वो अपने कस्टमर से तो 18% कलेक्ट कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है, 18% कलेक्ट करके डिपॉजिट किया, बट 18% किसने कलेक्ट किया? उससे कस्टमर से। तो टैक्स किसने बेयर किया है? कस्टमर ने बेयर किया है, तो रिफंड भी किसको मिलना चाहिए? कस्टमर को मिलना चाहिए, नॉट द असेसी। सो कैन आई से रिफंड इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, दैट इज सेक्शन 54(8), डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। You cannot unjustly enrich yourself। अच्छा सर केस ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आया 18% पे, बट असेसी ऐसा बोल रहा है कि नहीं, आई कैन नॉट चार्ज 18% टू माई कस्टमर। मैं अगर प्राइस इंक्रीज कर दूंगा, मतलब मेरा टोटल वैल्यू में अगर इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, तो आई कैन नॉट कलेक्ट 18%, मैं 12% कलेक्ट करूंगा, बट मैं गवर्नमेंट को 18% पे करूंगा, मैं 6% अपने जेब से पे करूंगा, मैं कस्टमर से नहीं लूंगा। ऐसा भी तो केस हो सकता है, यस। और सर अगर ऐसा केस हुआ तो क्या असेसी को रिफंड मिलना चाहिए? यस। देन यू आर नॉट अनजस्टली एनरिचिंग योरसेल्फ। बोले रिफंड हम आपको ऑटोमेटिक नहीं दे देंगे यार, प्रोविजनल असेसमेंट 12 पे हुआ, ये लो रिफंड, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं दे देंगे। हम चेक करेंगे कि क्या आपने ये जो बर्डन है ये आपने पास ऑन कर दिया है। अगर आपने पास ऑन कर दिया है तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे, हम वो अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देंगे। लेट द कस्टमर आस्क फॉर द रिफंड, हम उसको रिफंड देंगे। और अगर आपको थोड़ा सा और बेटा और एडिशनल में आपको पॉइंट बोल दूं ना, तो ये जो पॉइंट है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर अगर कम रेट पे हुआ या कम वैल्यू पे हुआ तो डायरेक्ट रिफंड नहीं मिलेगा बेटा। वो लोग क्या बोल रहे हैं
इट इज ऑल सब्जेक्ट टू सेक्शन 54। मतलब रिफंड की जो प्रोसीजर होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसमें जो फॉर्म्स दे रहेंगे आपको, वो प्रोसीजर जो रहेगा वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रिफंड नहीं मिलेगा आपको। आई होप गाइस सेक्शन 60 इज क्लियर, प्रोविजनल असेसमेंट। वेरी क्विकली गाइस एक क्विक रिवीजन करवा दो। सेक्शन 60 कब पिक्चर में आएगा? व्हेन द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन टू थिंग्स, आइदर द रेट और द वैल्यू। उसके लिए सर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ऑफिसर जनरली 99% ऑफ द केसेस वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, वो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर देगा। सर ये कब तक देना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। प्लीज रिमेंबर दिस, ये सब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये लोग। सर 90 डेज में प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया, बट जब वो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा तो वो आपसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है विद द श्योरिटी और सिक्योरिटी। उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट को सर फाइनल असेसमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लिमिट है 6 मंथ्स, एडिशनल 6 मंथ्स मांग सकते हैं फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एंड फर्दर 6 मंथ, फर्दर 4 इयर्स मांग सकते हैं फ्रॉम कमिश्नर। टोटल विल बी 5 इयर्स। 5 इयर्स में सर फाइनल असेसमेंट आना ही चाहिए। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर अगर प्रोविजनल असेसमेंट से ज्यादा वैल्यू या ज्यादा रेट पे आया तो जो डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा सर, उसके लिए इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट इज मैंडेटरी टू बी पेड। वो आप फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद पे कर रहे हो तो वहां तक दो, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के पहले पे कर दिया तो वहां तक दो। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खत्म। पेनल्टी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कम पे आया तो सर वी विल, आप रिफंड एप्लीकेशन करोगे बट वी विल चेक कि आपने, असेसी ने क्या वो बर्डन पास ऑन कर दिया है, और अगर वो बर्डन पास ऑन कर दिया है तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे, हम वो कस्टमर को रिफंड देंगे। तब तक के लिए हम अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देंगे। और एडिशनल पॉइंट मैं आपको बोल दूं बेटा, इसके लिए जो रिफंड एप्लीकेशन आपको करनी पड़ती है वो 2 साल में करनी पड़ती है। फ्रॉम द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 2 साल में आप रिफंड एप्लीकेशन करो। जब आपने रिफंड एप्लीकेशन की, लेट सपोज आपने चार्ज नहीं किया है कस्टमर को, आपने आपके जेब से एडिशनल 6% पे किया हुआ है, इन दैट केस आप अपना प्रूफ दिखाओगे, यू विल बी प्रूव दैट हाँ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है, तो ऑफिसर आपको देगा वो पैसे। अब एप्लीकेशन करने के बाद, अगर 60 डेज में, 60, अगर 60 डेज में पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए तो गवर्नमेंट आपको वो जो रिफंड देगा वो इंटरेस्ट के साथ रिफंड देगा, विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 56। आई रिपीट, कब से मिलेगा? मैं बोला फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद 2 साल तक आप रिफंड की एप्लीकेशन कर सकते हो। आपने रिफंड की एप्लीकेशन की, रिफंड की एप्लीकेशन से 60 डेज में अगर पैसे नहीं आए तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट स्टार्टिंग से लेके नहीं मिलेगा आपको, ना 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 ना, ना। लेने की बात होगी तो स्टार्टिंग से लेंगे, जब देने की बात होगी तो हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद अगर हमने 60 डेज में पैसे नहीं दिए तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। बी वेरी क्लियर विद दिस। ये पढ़ लो बेटा, ये अपना पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कब आप जा सकते हो? तो मैंने बोला है व्हेन यू आर अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू और द रेट। और ये कब पॉसिबल हो सकती है? तो मैंने यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। कब अवेलेबल नहीं होगा? अगर आईटीसी का क्वेश्चन है, इनवॉइस पे सीजीएसटी लगाए, एस या आईजीएसटी लगाए, इस पे डाउट है, इसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जो इनवॉइस पे प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है आपको जीएसटीआर 1 में मेंशन करना पड़ेगा कि ये प्रोविजनली असेस हुआ है, तो कंप्लायंस है पॉइंट। एंड लास्ट, रिफंड। मैंने आपको बोला है कि आपको 2 साल में करना है,
and it is subject to unjust enrichment. Next, as I said, provisional assessment, this is not a substitute for advanced ruling. ऐसा नहीं है कि मुझे डाउट है, मैं आपके पास आ गया, आप मुझे बोल दो that will be the final thing. ऐसा नहीं है. This is not advanced ruling. Advanced ruling is a separate authority. Right? Next, क्या रिजेक्शन हो सकता है? तो मैं बोलता हूं रिजेक्शन हो सकता है, बट इन वेरी रेयर केसेस रिजेक्शन होगा. एंड क्यों रेयर? ऐसा क्यों बोला गया है कि रेयर केसेस में करो? बिकॉज अगर इन फ्यूचर फाइनल असेसमेंट अगर हायर रेट पे हुआ तो आपसे इंटरेस्ट तो ले ही रहे ना इतने टाइम पीरियड के लिए, थोड़ी ना इंटरेस्ट छोड़ रहे आपसे. दैट इज वाई वो लोग बोलते हैं कि लिबरल रहना. ऑफिसर, यू बी लिबरल इन दिस केस. अच्छा, नेक्स्ट, मैंने यहां पे सारे गाइस फॉर्म नंबर्स मेंशन किए हैं और फॉर्म कौन फाइल करेगा वो मेंशन किया हुआ है. दिस इज इफ पॉसिबल फ्रॉम यू, आप कर लो, नहीं हो पाए तो छोड़ दो. ये सब ऐसे भी याद नहीं रहने वाले आपको. ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स. वेरी सिंपल गाइस, असेसी ने रिटर्न फाइल कर दिया. असेसी ने जो रिटर्न फाइल किया उसके साथ जो पर्टिकुलर फाइल किए, ऑफिसर बैकएंड पे उसकी चेकिंग करेगा. यस, चेकिंग करने के बाद अगर उसके कुछ डिस्क्रिपेंसी नोटिस होगी तो वो क्या करेगा, वो असेसी को एक नोटिस भेजेगा या एक असेसी को इंटीमेट करेगा कि यस वी हैव नोटिस्ड अ डिस्क्रिपेंसी, अब हमें सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देना. असेसी इसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे देगा तो बात वैसे ही खत्म हो गई बेटा. बट अगर असेसी ने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया या फिर उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, इन दैट केस ऑफिसर के पास क्या पावर आएगा? ऑफिसर के पास सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में वो रिकवरी के पावर्स आ जाएंगे. आई विल स्लो इट डाउन गाइस. हम यहां पे बात कर रहे हैं असेसी ने रिटर्न फाइल किया, दैट इज स्टेज 1. उसने रिटर्न फाइल किया, अब ऑफिसर उसकी बैकएंड पे चेकिंग करेगा. चेकिंग करने के बाद उसे कुछ डिस्क्रिपेंसी नोटिस होगी. अब वो डिस्क्रिपेंसी क्या हो सकती है गाइस? असेसी ने रिटर्न फाइल किया, उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है? हो सकता है जीएसटीआर 1 में जो बोला गया और 3B में जो बोला गया टोटल मिसमैच है, या असेसी ने 3B में बहुत सारे आईटीसी लेके रखा हुआ है बट एक्चुअल में 2A या 2B में जो आईटीसी होना चाहिए वो एक्चुअल मिसमैच है. या फिर असेसी जो रेट ऑफ टैक्स पे कर रहा है वो उसमें टैरिफ नोटिफिकेशन में देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी, बट असेसी तो बेटा सारा आईटीसी लेके बैठा हुआ है. तो ऑफिसर जब चेकिंग करेगा, ऑफिसर देखेगा यार ये बंदे ने पूरा आईटीसी लिया हुआ है, इसको तो आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए, देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन इट. तो ऑफिसर क्या करेगा? अब आपको एक डिस्क्रिपेंसी, वो जो उसे नोटिस किया है वो आपको कम्युनिकेट करेगा. रिमेंबर बेटा, डायरेक्ट रिकवरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो पहले आपको वो डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट करेगा. अब आप उसका क्या कर रहे होगे? आइदर आप उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दो, बेस्ट केस सिनेरियो बेटा, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दो. अगर आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया तो बात खत्म. बट अगर आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, इन दैट केस असेसी के पास अब वो रिकवरी के पावर्स आ जाने चाहिए. तो असेसी अब आप पे रिकवरी के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा, विच इज सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74. सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 बेसिकली क्या बोलता है कि एक असेसी जिसने रिटर्न फाइल किया है उसका हम एडजुडिकेशन करेंगे. बेसिकली जहां पे इनकम टैक्स में असेसमेंट होता है, यहां पे एडजुडिकेशन होता है असेसी के. तो एक असेसी का एडजुडिकेशन किया जाएगा और एडजुडिकेशन करने के बाद अगर हमें लगा कि कुछ डिफरेंशियल पेएबल है, इन दैट केस हम आप पे वो डिमांड ऑर्डर दे देंगे कि आपसे इतना अमाउंट हम रिकवर करना चाहते हैं. डिमांड ऑर्डर से डायरेक्ट आएगा या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. ऑब्वियसली इट इज अगेंस्ट द असेसी, तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. देयरफॉर एक शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाएगा अंडर सेक्शन 73 और 74, कुछ भी बोल दो. एक शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाएगा. असेसी वो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई फाइल करेगा. रिप्लाई फाइल करने के बाद
If the officer is satisfied, then the proceedings are over. But if the officer is not satisfied, then he will issue a demand order. Sir, what is the difference between 73 and 74? 73 is a bona fide cases. 73 आर बोनाफाइड केसेस, मतलब जब ऑफिसर शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा ना, तो उसको टाइम लिमिटेशन कम रहेगा शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर के लिए. बट हाँ, अगर एक असेसिन है, बहुत ही दिमाग लगा के, शातिर दिमाग है बेटा उसका, बहुत अच्छा सा प्लानिंग करके उसने फ्रॉड किया हुआ है, तो ये पकड़ पाना भी मुश्किल होगा. तो ऑफिसर को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए टू रिकवर दैट अमाउंट. तो उसके लिए शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर इश्यू करने की जो टाइम लिमिट रहेगी, वो इंक्रीज टाइम लिमिट मिलेगा अंडर सेक्शन 74. बिकॉज 73 इट्स अ बोनाफाइड केस, तो पेनल्टी जो लगाएंगे वो पेनल्टी भी थोड़ा सा कम लगाएंगे. बट 74 की बात होगी तो जितना टैक्स अमाउंट की आप चोरी करोगे उतने की पेनल्टी लगाएंगे आप पे. बेसिक डिफरेंस क्लियर है बेटा 73 74 में? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग गाइस. स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स. द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटिनाइज द रिटर्न. क्या 100% केसेस में स्क्रूटिनी होने वाली है? नहीं. वो लोग करेंगे, हम बैकएंड पे एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो सॉफ्टवेयर हमें जहां जहां पे रेड फ्लैग इनिशिएट करेगा कि हाँ इन केसेस में आप इसका स्क्रूटिनी करो. देयर माइट बी ए केस जहां पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन जब रिटर्न फाइल करता है तो बहुत सारे मंथ्स के लिए वो नील रिटर्न ही फाइल कर रहा है. बहुत सारे केसेस में अगर वो नील रिटर्न ही फाइल कर रहा है, अगर उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोल रहा है, बट वो पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो आईटीसी से पे कर रहा है, मतलब कैश लेजर से कुछ पे ही नहीं कर रहा है. इन दैट केस कैन द सॉफ्टवेयर इनिशिएट अ रेड फ्लैग और बोलता है भाई इसका देखो यार, आप ऐसा कैसा हो सकता है कि इसके सारा जो पेमेंट है वो आईटीसी से कर रहा है. स्क्रूटिनी हिज रिटर्न. द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटिनाइज द रिटर्न. अच्छा, एक पहला पॉइंट आएगा प्रॉपर ऑफिसर. ये समझना बेटा, ये प्रॉपर ऑफिसर वो लोग क्या बोल रहे हैं. अच्छा, आपने जब एक रिटर्न फाइल किया रहेगा तो कहने से आप तो वो पोर्टल पे रिटर्न फाइल कर देते हो, तो आपने वहां पे सीजीएसटी भी पे किया रहेगा, एसजीएसटी भी पे किया रहेगा. लेट सपोज आई एम सेइंग यू आर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, तो आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया रहेगा. अब आपका जो ये रिटर्न है, अगर लेट सपोज आपका कुछ शॉर्ट पेमेंट है, तो शॉर्ट पेमेंट तो सीजीएसटी में भी हुआ रहेगा, एसजीएसटी में भी हुआ रहेगा. तो ये रिकवर अमाउंट कौन करेगा, ये स्क्रूटिनी कौन करेगा रिटर्न की? क्या सेंट्रल ऑफिसर करेगा, क्या स्टेट ऑफिसर करेगा? सर ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये लोग ने तो सिंपल ऐसा बोल दिया है प्रॉपर ऑफिसर. प्रॉपर ऑफिसर तो दोनों होंगे सर. तो इसके लिए एक बेटा सेक्शन 6, बहुत पहले हमने सेक्शन 6 किया था क्रॉस एम्पावरमेंट का. व्हाट इज क्रॉस एम्पावरमेंट? बेसिकली एक असेसी को एक ऑफिसर को दिया जाएगा. He might be either adjudicated by the central officer or by the state officer. एडजुडिकेशन एक ऑफिसर करेगा, दो ऑफिसर नहीं, एक ऑफिसर करेगा. अब लेट सपोज ये जो केस है ना, ये सेंट्रल ऑफिसर को दिया गया है. वो कैसे दिया गया ना, वो पहला जो चैप्टर 1 हमने किया था ना, उसमें आप देख लेना. तो लेट सपोज इट हैज बीन असाइन टू द सेंट्रल ऑफिसर. तो सेंट्रल ऑफिसर जब ये एडजुडिकेट करेगा, जब ये रिकवरी करेगा, तो वो रिकवरी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की करेगा. दोनों की होने के बाद जितना अमाउंट रिकवर हुआ वो आपस में सेंट्रल और स्टेट में इक्वली बांटा जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. सो द प्रॉपर ऑफिसर, और अपने केसेस में गाइस हम अपने एग्जांपल में ऑब्वियसली ऐसे ही विजुअलाइज करना कि सेंट्रल ऑफिसर को दिया गया. ही माइट बी असाइन टू द स्टेट ऑफिसर ऑल्सो, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न. हम एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव इसे सेंट्रल ऑफिसर बोलेंगे. So let's suppose the proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return. कि उसने जो फाइल किया है और हमारे पास जो डेटा है, क्या वो मैचिंग हो रहा है, क्या वो प्रॉपर है? Yes, that is very good. And inform him of the discrepancies noticed in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto. सर उसे एक डिस्क्रिपेंसी भेजा जाएगा. अच्छा सर, डिस्क्रिपेंसी इसका सर कैसे भेजा जाएगा? ये जनरली कहां पे कैसे दिया जाएगा? सब कुछ तो पोर्टल पे होता है, तो ये भी तो क्या पोर्टल पे होता रहेगा? यस, पोर्टल के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको डिस्क्रिपेंसी का नोटिस आएगा, लेटर आएगा.
और आपसे एक एक्सप्लेनेशन मांगेंगे. In case the explanation is found acceptable, in that case, the registered person shall be informed accordingly and no further action will be taken. Obviously. तो अगर आप satisfactory explanation दे देते हो तो बात खत्म हो गई. In case no satisfactory explanation is furnished, within a period of 30 days of being informed by the officer, मतलब आपको 30 days में आपको explanation देना है, और such further period as may be permitted by him, or where the taxable person after accepting the discrepancy fails to take the corrective measure. बेटा अब दो बात हो सकती है. देखो, आइदर उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया, इफ दैट इज एक्सेप्टेबल तो वेल एंड गुड, बट आइदर उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें उसने एक्सेप्ट कर दी डिस्क्रिपेंसी, तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा, वो डिफरेंशियल अमाउंट जो डिस्क्रिपेंसी का अमाउंट रहेगा वो उसे पे करना पड़ेगा. बट सर अगर वो पे नहीं करता तो क्या होगा, तो वो अमाउंट का रिकवरी होगा. तो आइदर वो कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहा है, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, या उसने एक्सेप्ट कर दी डिस्क्रिपेंसी बट उसके बाद उसने कुछ नहीं किया. इन दैट केस द प्रॉपर ऑफिसर मे इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग दोस अंडर सेक्शन 65, 66 और 67, और प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स अंडर सेक्शन 73 और 74. थोड़ा बिट वर्डिंग्स पे आप थोड़ा सा फोकस रखना, मजा आएगा आपको. चलो यहां तक का केस गाइस आप डील करो. आपने रिटर्न फाइल किया था, वो स्क्रूटिनी में आया, कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गया, आपको कम्युनिकेट कर दी, आपने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दिया, नो फर्दर एक्शन. सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हैज नॉट बीन गिवन. अच्छा, अगर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बात सिंपल है, आप आइदर सामने से आके पे कर दो या फिर आप पे नहीं कर रहे हो. अच्छा, अगर आप सामने से आके पे कर रहे हो बेटा, देन आप एक पॉइंट गाइस यहां पे याद रखना, आप ये जो पे कर रहे हो ना, वॉलंटरीली आप जो पे कर रहे हो, वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन आपको सेक्शन 73 और 74 में दिया गया है कि अगर कभी असेसी सामने से आके कुछ टैक्स पेमेंट्स करना चाहता है जो उसने रिटर्न्स में नहीं किया, उसको उसके बाद शायद से ऑडिट में या इंस्पेक्शन में, सर्च में, सीजर में, वो ड्यूरिंग वो टाइम पे अगर ऑफिसर ने बोला कि आपको इतना पे करना है और असेसी पे कर रहा है, इन दैट केस आप वॉलंटरीली पे कर सकते हो. ठीक है, अब आप वॉलंटरीली जो पे करोगे बेटा, ये अदर देन रिटर्न लायबिलिटीज है, दिस इज अदर देन रिटर्न. तो इसको जो आप पे करोगे, इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है DRC 3. बिकॉज मैं ये डिमांड रिकवरी की बात कर रहा हूं 73, 74 में, तो इसका जो फॉर्म नंबर है दैट इज DRC 3. तो आप पे करो DRC 3 में, बात खत्म. बट इसके बाद भी आइदर आपने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या फिर आपने पेमेंट नहीं किया, इन दैट केस अब क्या होगा, कहने से वो जो डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा, वो डिफरेंशियल अमाउंट रिकवर करने को रहेगा. लेट सपोज मैंने जैसे बोला था, आपने रिटर्न जब फाइल किया, आपने रिटर्न फाइल किया, टैक्स लायबिलिटी दिखाई 8 लाख रुपीस की, ऑफिसर के बेसिस पे लग रहा है 10 लाख का होना चाहिए. तो ये जो डिफरेंशियल 2 लाख है, यू आर नॉट एग्रीइंग, यू आर नॉट मेकिंग दैट पेमेंट, तो फिर अब क्या होगा, वो 2 लाख रुपीस क्या रिकवर करना पड़ेगा. यस, और वो रिकवर करने के लिए क्या सेक्शन 61 में पावर दिया गया है रिकवर करने के लिए? नो, उन्होंने बोला सेक्शन 61 यहां पे खत्म. सेक्शन 61 स्क्रूटिनी करने की बात कर रहे हैं, रिटर्न में स्क्रूटिनी करो, स्क्रूटिनी में डिस्क्रिपेंसी नोटिस हो जाए तो कम्युनिकेट कर दो. अब अगर असेसी फिर भी पे नहीं कर रहा है, तो फिर आप इसको जो रिकवर करोगे, वो रिकवर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 73 और 74. आपको लग रहा है मैं इस पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं इतना बेटा? बिकॉज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेक्शन 61 इसमें रिकवरी करने की बात नहीं बोल रहे बेटा. यहां पे ये माइंडसेट आपने क्लियर कर देना बेटा, वो सिर्फ स्क्रूटिनी करने की बात कर रहे हैं.
रिकवर जो किया जाएगा उसका जो प्रोसीडिंग्स है वो 73 या 74 में डील होगा। तो 73 इज अ बोनाफाइड केसेस एंड 74 इज अ मैलाफाइड केसेस। इसके लिए सबसे पहले प्रोसीजर क्या होगा, एक शो कॉज नोटिस इश्यू होगा, उसके बाद रिप्लाई होगा बाय द असेसी, उसके बाद डिमांड ऑर्डर होगा। ओके सर, रिटर्न फाइल किया, ऑफिसर चेक कर रहे हैं, सर ऑफिसर चेक कर रहे हैं रिटर्न, डिस्क्रिपेंसी है, बट डिस्क्रिपेंसी कितना है ये ऑफिसर को अभी तक कंफर्म नहीं है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपने बहुत सारे ई वे बिल बनाया है ड्यूरिंग द मंथ, बट रिटर्न नील रिटर्न फाइल कर दिया, क्यों पता ही नहीं है। ऑफिसर बोला है यार डिस्क्रिपेंसी तो है, बट हमें एक्चुअल में नहीं पता कि उसकी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है। हमें तो वहां पे जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बुक्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो क्या ऑफिसर ऑडिट भी करवा सकता है आपके बुक्स का? यस। अगर वो क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा है ना कितना डिस्क्रिपेंसी अमाउंट है, इन दैट केस वो आपके बुक्स का ऑडिट भी करवा सकता है अंडर सेक्शन 65। अगर उसे स्पेशल ऑडिट का लगता है कि अगर उसे सीए की हेल्प चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, उसकी हेल्प चाहिए, तो वो आपके बुक्स का एक स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है अंडर सेक्शन 66, या फिर वो आपके प्रीमाइस में आके इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, रेड ये भी कर सकता है। और ये टाइम जब वहां पे वो आएगा, चेक करेगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या अमाउंट्स आपने मिसिंग किए थे, क्या क्या पेमेंट्स आपने नहीं किए हैं। तो उसके बाद वो अगेन रिकवरी के लिए जाएगा 73, 74 में। ऑफिसर कौन कौन से एक्शन ले सकता है बेटा, कौन कौन से एक्शन? 3 एक्शन वो ले सकता है। एक सेक्शन 65 का जनरल ऑडिट, एक सेक्शन 66 का स्पेशल ऑडिट, और एक सेक्शन 67 का इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। अच्छा, अगेन मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं बेटा, ये सेक्शन में रिकवरी नहीं होगी। यहां पे जब ऑडिट होगा ना, तो ऑडिट का एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, वो ऑडिट का जो रिपोर्ट होगा वो असेसी को दे दिया जाएगा। अगर असेसी एग्री कर रहा है वो ऑडिट रिपोर्ट से, असेसी अगर सामने से पे कर रहा है तो बात वहां पे खत्म हो गई। बट अगर असेसी डिसएग्री कर रहा है टू द ऑडिट रिपोर्ट, इन दैट केस सेक्शन 73 और 74 यूज करके शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाएगा फॉर द डिमांड एंड रिकवरी। द सेम प्रिंसिपल फॉर स्पेशल ऑडिट। तो इन दोनों का बेसिस क्या रहेगा? द ऑडिट रिपोर्ट। और वो ऑडिट रिपोर्ट का बेस पकड़ के ऑफिसर 73, 74 में जाएगा। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, यहां पे आने के बाद ऑफिसर को पता चला कि यार बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो कभी अकाउंट फॉर किया ही नहीं है, या उसके पास कुछ बुक्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा जो आपने ब्लैक में किया रहेगा बेटा, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो वो उसको एक एविडेंस बना लेगा। एविडेंस बनाने के बाद वो रिकवर करने जाएगा तो वो 73, 74 यूज करेगा। तो इसके लिए ना बेटा मैं इसको वर्ड यूज करता हूं एक्शन, और मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगा रिकवरी। और ये समझने के बाद जब आप ये वापिस पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। प्रॉपर ऑफिसर वो क्या क्या कर सकता है सर? प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट, इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना, में इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर सेक्शन 65, 66, 67, or he can recover the tax under section 73, 74. आई होप यहां तक आपको क्लियर है गाइस, सिंपल है यहां तक स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। आई होप आप ये पॉइंट्स को आप एप्रिशिएट करोगे। सेक्शन 61 में एडजुडिकेशन ऑर्डर नहीं आएगा, रिकवरी का ऑर्डर नहीं आएगा। सेक्शन 61 में सिर्फ डिस्क्रिपेंसी जो रहेगी वो डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट की जाएगी और असेसी के एक्शन का वेट किया जाएगा।
अगर असेसी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे देता है, वेरी गुड. अगर नहीं देता बट वॉलंटरीली पे कर देता है, वेरी गुड. बट अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई भी नहीं देता है या फिर वो वॉलंटरीली पेमेंट भी नहीं करता है, तो फिर आइदर 73, 74 में रिकवर किया जाएगा या फर्दर एक्शन लिया जाएगा सेक्शन 65, 66, 67 में. वो एक्शन लेने के बाद जो अमाउंट रिकवर किया जाएगा वो 73, 74 में किया जाएगा. यहां तक मजा आ रहा है बेटा? डन. चलो नेक्स्ट. What do we have next, guys? We have section 62. चलो guys, next क्या है? We have section 62. बड़ा असेसी रजिस्टर्ड है बट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है. अच्छा, अगर रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है तो क्या उसका स्क्रूटिनी हो पाएगा सेक्शन 61 में? सेक्शन 61 इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स. वो हो ही नहीं पाएगा. और अगर हो ही नहीं पाएगा तो क्या उसका एडजुडिकेशन नहीं होगा? क्या उसका असेसमेंट नहीं होगा? क्या ऑब्वियसली ऑफिसर के पास वाइड पावर्स होने चाहिए. अभी तो एक बंदा प्राइमा फेसी गलत है, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो ऑफिसर उसका एडजुडिकेशन कैसा करेगा? तो बोलते बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. ऑफिसर अपना दिमाग लगाएगा. ऑफिसर के पास उसके पास जो रिकॉर्ड्स रहेंगे वो रिकॉर्ड्स उससे वो डिटरमाइन करेगा कि इसकी कितनी लायबिलिटी हो सकती है. चलो अब पढ़ना बेटा, लाइन पे फोकस रखना बेटा, वर्डिंग पे फोकस रखना. चलो, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन सेक्शन 73 और 74, where a registered taxable person fails to furnish the return under section 39 or 45, or even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the person to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or where he has gathered, and issue an assessment order within a period of 5 years from the date specified under section 44 for furnishing the annual return for the financial year to which the tax not paid relates. चलो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ट्राई करना, आप अगर ये पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर पाए नहीं कर पाए. सेक्शन 62 में एक असेसमेंट ऑर्डर आएगा. सेक्शन 62 में एक असेसमेंट ऑर्डर आएगा. सेक्शन 61 में असेसमेंट का ऑर्डर नहीं आता था बेटा. अब समझ रहे हो बेटा, इंपॉर्टेंट समझ रहे हो आप? सेक्शन 61 में असेसमेंट करने के लिए, एडजुडिकेशन करने के लिए, रिकवरी करने के लिए 73, 74 की हेल्प ली जाएगी. सेक्शन 62 में एक वाइड पावर दिया हुआ है कि अगर एक बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, उसने बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने नोटिस भेजी कि भाई 15 दिन में रिटर्न फाइल कर दो, 46 में नोटिस भेजी, उसके बाद भी उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो बस खत्म हो गई बात. अब उसका एडजुडिकेशन करो, उसका असेसमेंट ऑर्डर, डायरेक्ट आ जाओ. अच्छा सर, इसको रिकवर करने के लिए 73, 74 की हेल्प नहीं ले रहे हम लोग? नहीं, इसमें हम सेक्शन 62 में असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं. अच्छा, एक थोड़ा सा याद करो बेटा, 73, 74 जल्दी बता. 73, 74 शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर के पावर्स है. अच्छा, डिमांड ऑर्डर बीट 73 बोनाफाइड केस या 74 मेलाफाइड केस, कैन आई से वो डिमांड ऑर्डर के लिए शो कॉज नोटिस इश्यू करना जरूरी है? देयर हैज टू बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यस, बट सेक्शन 62 अच्छे से पढ़ो बेटा, पॉइंट नंबर 1 अच्छे से पढ़ो. क्या कहीं पे भी नोटिस भेजी जाएगी? ऑर्डर इश्यू करने के पहले आपको नोटिस भेजी जाएगी, क्या ऐसा मेंशन किया हुआ है क्या? नो नोटिस बेटा, नो नोटिस, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा. हमें 73, 74 हमें इसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना है. दैट इज वाई
it is notwithstanding anything to the contrary content under 73-74. Because 73-74 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात कर रहा है, हमें उसको ओवरराइड करना है। उसको ओवरराइड करने के बाद अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी टैक्सेबल पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, आइदर उसके रेगुलर रिटर्न्स या फिर फाइनल रिटर्न, अगर उसने वो रिटर्न फाइल नहीं किया, अच्छा सर रिटर्न फाइल नहीं किया तो एक 46 में एक नोटिस भेजी जाएगी, यस, और आपको 15 दिन का टाइम लिमिट दिया जाएगा, और 15 दिन में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो हो गया भाई, तो बेस्ट केस सिनेरियो, तो वो चलो ठीक है, आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो फिर हम सेक्शन 61 से स्क्रूटिनी करेंगे। बट इवन आफ्टर सर्विसिंग द नोटिस, अगर फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो एडजुडिकेशन, तो ये असेसमेंट ऑर्डर डायरेक्ट आएगा, इसका नोटिस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? बिकॉज 46 में हमने आपको ऑलरेडी एक नोटिस भेजा था, हमने आपको 15 दिन का टाइम दिया था, आप निकले निर्लज, आपको सुधरना ही नहीं है, तो आपने वो नोटिस का रिप्लाई भी नहीं किया। अगर सुनने का मौका दे तो हमने दिया ही था ना आपको, 46 में रिटर्न फाइल कर देते, और रिटर्न फाइल कर देते तो हम स्क्रूटिनी में जाते 61 में। बट आप तो ठीक हो, आपको कहां पे रिटर्न फाइल करना है, तो अगर आप रिटर्न, इसके बावजूद आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अप नहीं देंगे। अब बहुत हो गया, हम डायरेक्टली असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर देंगे अंडर सेक्शन 62। और ये असेसमेंट ऑर्डर कब तक इश्यू किया जा सकता है? तो जो साल की टैक्स की चोरी है ना, वो साल का आपका एनुअल रिटर्न आपको जब तक फाइल करना था, उससे 5 साल तक असेसमेंट ऑर्डर दिया जा सकता है। दिस इज अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ऑफिसर अपना दिमाग लगा के वो बेस्ट तरीके से उसे एडजुडिकेट करेगा, उसे असेसमेंट करेगा। सर ऑफिसर के पास कहां से डिटेल्स आएगी? तो ऑफिसर के पास आपने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया रहेगा वहां से डिटेल रहेगी, ई वे बिल के पास डिटेल रहेगी, ई वे बिल के थ्रू, या फिर वो आपने जिसको सप्लाई किया रहेगा अगर उसकी डिटेल्स है उसके पास, तो समन करके बुला के उसको लेके आएगा और बोलेगा आप हमें एविडेंस दो। तो ऑफिसर जहां से वो इकट्ठा कर सकता है वहां से वो इकट्ठा करेगा। गाइस यहां तक क्लियर है पॉइंट नंबर 1? चलो नेक्स्ट, where the registered person furnish a valid return within 30 days of the service of the assessment order। हम आपको रिटर्न तो फाइल करना ही नहीं था, तो हमने असेसमेंट ऑर्डर आपका कर दिया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब आपको रियलाइज होगा कि आपको गलती रियलाइज हो गई कि यार मैंने रिटर्न क्यों फाइल नहीं किया, तो हम आपको एक लास्ट मौका दे रहे हैं, लास्ट मौका, इसके बाद मत रोना आप। असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद भी अगर आप 30 डेज में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, मतलब अगर आप सुधर रहे हो, तो हम आपको सुधरने का मौका देंगे विद इन 30 डेज। अगर वो रिटर्न आप फाइल कर देते हो तो हमने जो असेसमेंट ऑर्डर इश्यू किया था हम उसे विड्रॉ कर देंगे, डीम्ड विड्रॉल हो जाएगा। Where the registered person furnish a valid return within 30 days of the service of the assessment order, the assessment order shall be deemed to be withdrawn। सर उसने रिटर्न कब फाइल करेगा? तो जो ड्यू डेट था उसने तो तभी तो फाइल नहीं किया, उसके बाद सर नोटिस भेजा गया, उसने तभी भी 15 डेज में भी फाइल नहीं किया, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर आया, उसके बाद 30 डेज में, विद इन 30 डेज में वो रिटर्न फाइल कर रहा है, तो सर क्या ये बिलेटेड रिटर्न होगा? यस। और अगर बिलेटेड रिटर्न होगा तो क्या बाय डिफॉल्ट उसकी जो लेट फीस रहेगी क्या उसे पे करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। ऐसा नहीं है कि लेट फीस रिकवर नहीं करेंगे, तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं बट द लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और फॉर द पेमेंट ऑफ लेट फी विल कंटिन्यू। बिकॉज आपने रिटर्न ही लेट फाइल किया तो आपने पेमेंट भी लेट फाइल करेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट रहेगा करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट और लेट फीस हम आपसे रिकवर करेंगे। आई होप सेक्शन 62 इज क्लियर गाइस।
प्लीज बी वेरी क्लियर गाइस, वेरी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, नो नोटिस, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डर। और गाइस जैसे हमने सेक्शन 46 में डील किया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेक्शन 46 की नोटिस इश्यू करते थे, बिकॉज वहां पे कोई टाइम लिमिट थी नहीं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेटअप करना बहुत रिक्वायर्ड होता था। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो वो लोग ने बनाया हुआ है, दैट इज दिस। वो लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका ड्यू डेट, लेट सपोज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ का रिटर्न आप कब तक फाइल करोगे सर? 20 नवंबर तक। तो आपका ड्यू डेट है 20 नवंबर, उसके 3 दिन पहले आपको एक इनिशियल रिमाइंडर भेजा जाएगा कि प्लीज फाइल द रिटर्न्स विद इन द नेक्स्ट 3 days, योर ड्यू डेट इज अराइविंग, प्लीज फाइल द रिटर्न बाय द ड्यू डेट। सर टैक्स पेयर ने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दिया, वेरी गुड। अगर उसने सर रिटर्न फाइल नहीं किया, 20th आ गई, 20th तक उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट एक सिस्टम जनरेटेड मेल आपको भेज देगा कि आपका रिटर्न नहीं आया है, आप शायद से भूल गए रहेंगे, चलेगा। अब डिपार्टमेंट अब बोल रहा है कि हम 5 दिन तक रुकेंगे, 5 days। ऑफिसर्स को बोला गया है 5 दिन तक रुको। बाय 25th ड्यू डेट के नेक्स्ट 5 days में अगर उसका रिटर्न नहीं आया तो GSTR 3A इश्यू किया जाएगा। 3A, व्हाट इज GSTR 3A? इट इज नथिंग बट नोटिस अंडर सेक्शन 46। और बिकॉज वो रिटर्न के चैप्टर के साथ है, इसके लिए वी हैव द फॉर्म नंबर इज GSTR 3A, रिटर्न 3A। अच्छा, आपको 15 डेज का आप टाइम लिमिट देंगे। 15 डेज में अगर आप रिटर्न फाइल कर पाओ, वेरी गुड, खत्म। अगर आपने फिर भी फाइल नहीं किया, इतने केयरलेस हो यार, आपने अभी भी फाइल नहीं किया, तो बोलेंगे भाई अब कोई नोटिस नहीं, अब कोई नोटिस नहीं, सीधा असेसमेंट। और सर ये असेसमेंट करने के लिए ऑफिसर के पास डिटेल्स कहां से आएगा? तो ऑफिसर के पास डिटेल्स यहां से आएगा, GSTR 1 से, 2A से, ई वे बिल से, या समन बुला के किसी के पास से डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर अब तो असेसमेंट हो गया, असेसमेंट ऑर्डर आ गया, ऑफिसर को असेसी को अब रियलाइज हो गया उसकी मिस्टेक, अब वो रिटर्न फाइल कर रहा है, देन असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन विद इन 30 days। अगर आप फाइल कर देते हो तो असेसमेंट ऑर्डर हम विड्रॉ कर देंगे, बट अगर फिर भी फाइल नहीं करते हो तो फिर बात खत्म। हम आपसे जो अमाउंट हमने आपको बोल दिया है एडजुडिकेशन ऑर्डर में, वो हम अब रिकवर करना स्टार्ट करेंगे अंडर सेक्शन 78 एंड 79। ऑफिसर अब रिकवरी पे उतर जाएगा, और रिकवरी के लिए जो मोड्स दिए गए कि कैसे कैसे, अगर असेसी पे नहीं कर रहा तो कैसे कैसे ऑफिसर इसे अमाउंट रिकवर कर सकता है, वो सेक्शन 79 में दिया हुआ है। मैं अभी लिंक नहीं कर रहा हूं, वो जब हम डिमांड रिकवरी करेंगे तब करेंगे। 6 तरीके दिए थे, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो वो 6 में से। अच्छा, अब केस समझना बेटा। बाय 20th आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, सिस्टम जनरेटेड मेल आ गया। बाय 25th आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अब GSTR 3A इश्यू हो गया, और GSTR 3A इश्यू हो गया मतलब आपको 15 डेज का टाइम लिमिट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट 15 डेज में भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर देगा। अब इन बिटवीन क्या असेसी प्लान करके इंडिया छोड़ के भाग सकता है? एजुकेशन चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, क्या असेसी इंडिया छोड़ के भाग सकता है? यस, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। और अगर ऐसा हो सकता है कि असेसी अगर कोऑपरेट ही ना कर रहा है, देख रहा है ना कोऑपरेट नहीं कर रहा है असेसी, तो अगर असेसी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो अगर हम इसको एजुकेशन ऑर्डर दे भी दे, उसके बाद रिकवरी करेंगे तो उसमें टाइम लगने वाला है। तो क्या इन बिटवीन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, क्या इसका जो प्रॉपर्टी रहेगा क्या वो अटैच किया जा सकता है? कैन देयर बी प्रोविजनल अटैचमेंट? यस, प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो
सेक्शन 83 में दिया गया है। बट रिमेंबर, जनरल केसेस में ये नहीं होगा। दिस विल बी यूज्ड ओनली इफ द ऑफिसर फील्स दैट ये असेसी इंडिया छोड़ के भाग जाएगा, तो ऑब्वियसली एक हायर लेवल कमिश्नर के लेवल पे प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाएगा और आपकी सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल, इमूवेबल, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अच्छा, और एक एडिशनल पॉइंट बोल दूं गाइस, आप इसको सेक्शन 83 के जब हम करेंगे तब इसके साथ इसको डील करना। प्रोविजनल अटैचमेंट, लेट सपोज आप तो फॉलो नहीं कर रहे थे, वो लोग ने प्रोविजनली अटैच कर दिया। अच्छा, प्रोविजनली अटैच कर दिया तो आपका बैंक अकाउंट पे सबसे पहले वो लोग फ्रीज कर देंगे कि इसके पास से बैंक अकाउंट से अब एक भी अमाउंट पैसे जाने नहीं चाहिए। अच्छा, अब असेसमेंट ऑर्डर कब तक आ सकता है? असेसमेंट ऑर्डर अभी तक लेट सपोज ये प्रोसीडिंग्स चल रही है, असेसमेंट ऑर्डर कब तक आ सकता है? 5 साल तक। तो हो सकता है ना वो लोग बोल दे कि भाई प्रोविजनली अटैच तो कर दिया ना, तो असेसमेंट ऑर्डर रुक जाओ, आराम से इश्यू करेंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए ऑफिसर्स को टाइम लिमिट दी गई है कि प्रोविजनल अटैचमेंट जो है ना वो 1 साल के लिए वैलिड है, 1 ईयर। अगर 1 साल इज अ फेयर इनफ टाइम। 1 साल में अगर आपको लग रहा है कि असेसी जो है वो भाग जाएगा, तो फटाफट असेसमेंट कर लो, फटाफट ये ऑर्डर इश्यू कर दो और रिकवरी पे आ जाओ। तो जस्ट रिमेंबर गाइस, ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है ये 5 साल के लिए नहीं होता है, दिस इज ओनली फॉर 1 ईयर। दिस इज अ टाइम लिमिट टू द ऑफिसर्स कि भाई फटाफट असेसमेंट करो, कंप्लीट करो। ये जो है ये प्रोविजनल बेसिस पे आपने किया हुआ है। ओके, और सर अगर असेसी रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है तो क्या उसका कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है? बट ऑब्वियस सी बात है, यस। सेक्शन 29(2) इसका पावर दे रहा है, यस। So by this we are done with section 62 guys. जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने सेक्शन 83 आपको दिया हुआ है। सारी प्रॉपर्टीज बंदे की while during the pendency of the proceedings under 62 क्लिक हो जाएगा 62। Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government of the revenue, he may by order attach provisionally any property, movable, immovable, any, including bank account. It is valid for 1 year. That सेक्शन 83 यहां पे हो गया बेटा अपना। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी अंडर 73-74। 73-74 को छोड़ो, बंदे ने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। वेर अ टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो ही वाज लायबल टू डू सो और whose registration has been cancelled but who was liable to pay tax। बड़ा आइदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना था बट आपने नहीं लिया, या फिर आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, यू अप्लाइड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और इसके बाद भी आपकी सप्लाई है, यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन इट। Then proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment। कब तक ये असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर सकता है? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। बट इसके बाद एक प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे क्या आपको नोटिस भेजी गई थी? जहां पे सेक्शन 62 में एटलीस्ट सेक्शन 46 की नोटिस भेजी गई थी, यहां पे ऐसा कोई भी नोटिस भेजा गया क्या आपको? नहीं। तो सर यहां पे डायरेक्टली एडजुडिकेशन ऑर्डर आ सकता है क्या? नहीं, यहां पे नोटिस भेजी जानी चाहिए, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज टू बी गिवन, वो ये बोल रहे हैं। तो एक क्विक रिवीजन बेटा जल्दी करा सकते हो क्या? 61, 62, 63 में 61 में असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा, जो डिस्क्रिपेंसी होगी वो कम्युनिकेट की जाएगी
वो वेट किया जाएगा कि असेसी उस पर क्या एक्शन ले रहा है। बस रिकवरी करनी है तो 73 74 यूज करेंगे। 62 में आप रिटर्न्स फाइल ही नहीं करते हो तो 46 में आपको नोटिस भेजी गई, उसके बावजूद 15 डेज में आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो 62 में डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। असेसमेंट ऑर्डर आएगा, असेसमेंट ऑर्डर, और उसके 30 डेज में अगर आप रिटर्न फाइल कर दे हो तो उसको विड्रॉ किया जाएगा, और फिर भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो हम रिकवरी पे उतर जाएंगे 78 79। 63 में अगर एक बंदे को रजिस्टर करना था उसने नहीं किया या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया बट स्टिल इज लायबल टू पे टैक्स, इन दैट केस ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दैट केस वो अगेन एक असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 विद इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। डिफरेंस क्लियर है बेटा? 62 में नोटिस नहीं, 63 में नोटिस यस। अच्छा 61 के केस में क्या प्रोविजनली अटैचमेंट किया जा सकता है? बाउंसर बाउंसर 61 के केस में जब आपका रिटर्न स्क्रूटिनी में गया हुआ है तो क्या प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है? नहीं, नहीं या कर सकते हैं, ऐसा तो यहां पे 61 दिया नहीं है, बट मैं क्या बोल रहा हूं 61 के बाद रिकवरी कहां पे होगी? 73 74 में। तो अगर आपका केस 73 74 में जा चुका है, शो कॉज नोटिस आ गई, तो आपका वो टाइम पे जब शो कॉज नोटिस आएगी और डिमांड ऑर्डर इन बिटवीन प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। 62 63 64 के केसेस है प्रोविजनली अटैचमेंट हो सकता है। चलो नेक्स्ट, summary assessment. Now what is summary assessment? The proper officer may on any evidence, कुछ evidence, on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice, ऑफिसर को पता चल गया कि ये बंदे की कोई टैक्स लायबिलिटी है, एक एविडेंस उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया उसके पास, विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, एक ऊपर के लेवल का कमिश्नर ऊपर के लेवल के ऑफिसर से परमिशन लेके proceed to assess the tax liability of the such person to protect the interest of the revenue and issue an assessment order if he has sufficient ground to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of the revenue. देखो बेटा वर्डिंग्स क्या बोले बेटा, वर्डिंग्स ऐसे बोले कि ऑफिसर उसे ऐसे लग रहा है कि एक असेसी है, वो असेसी उसकी एक टैक्स लायबिलिटी है, उसके पास एक एविडेंस मिल गया है कि इसकी एक टैक्स लायबिलिटी है। अब इसकी टैक्स लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए मेरे पास जनरली क्या ऑप्शन होते हैं, वो अगर रिटर्न उसने फाइल किया है तो सेक्शन 61 स्क्रूटिनी करेंगे, उसके बाद 73 74 में लेके जाएंगे। दैट इज अ नॉर्मल वे ऑफ एडजुडिकेशन, बट नॉर्मल वे ऑफ एडजुडिकेशन में ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है। अगर ऑफिसर को ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये इंडिया छोड़ के भाग जाएगा, बहुत कम टाइम है अपने पास, इन दैट केस वो लोग क्या कर सकते हैं, if they have a thorough evidence, not doubt, evidence, तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर के लेवल के ऑफिसर के परमिशन लेने के बाद ये बंदे की टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और बोलेंगे भाई वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, अगर हम आपसे और छूट दे देंगे तो आप कहां पे रहोगे ये हमें पता ही नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट इन दैट केस। तो अकॉर्डिंगली ऑफिसर कैन डू दिस। अच्छा क्या ऑफिसर जनरल केस में ये करेगा? 73 74 सर डिमांड ऑर्डर इश्यू करना है, टाइम लिमिट नजदीक आ रही है, खत्म, सेक्शन 64 अप्लाई कर दो, क्या जनरल केस में ये होगा? नहीं, एक्सेप्शनल पावर दिया हुआ है, इसके लिए यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ द ऊपर वाला ऑफिसर, यू नीड टू हैव दिस एविडेंस, नॉट रीजनेबल बिलीफ, नॉट रीजनेबल डाउट।
दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. और प्लीज गाइज बी वेरी क्लियर विद द वर्डिंग्स. वर्डिंग्स में मिस्टेक मत करना यार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, नेक्स्ट. प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्सेबल पर्सन टू whom the liability pertains is not ascertainable. जो बंदे की ये लायबिलिटी है ना, वो पता ही नहीं है, वो कहां पे है वो पता ही नहीं. इट इज नॉट ascertainable and such liability pertains to the supply of goods. एक्स पर्सन ने कुछ माल बेचा है, अब ये एक्स पर्सन कहां पे है ये पता ही नहीं है, पता ही नहीं है. द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स shall be deemed to be the taxable person liable to be assessed and liable to pay tax and any other amount under this section. बेटा जब एक बंदा टैक्स की चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी करने के बाद अपने को पता ही नहीं है कि कौन से बंदे ने टैक्स चोरी की है, वी कैन नॉट फाइंड आउट दैट पर्सन. तो जिसके पास वो माल है ना सर, द पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट गुड्स विल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन हु इज लायबल टू बी असेस्ड. और इसको हम असेस करके इससे पास से हम रिकवरी कर सकते हैं. डेंजरस पावर दिया हुआ है यहां पे. नेक्स्ट. ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन within 30 days from the date of receipt of the order passed under subsection 1 or on his own motion, if the additional or joint commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw the order and follow the procedure laid down in section 73 or 74. सर एक पर्सन के रिलेटेड ऑफिसर ने सेक्शन 64 यूज किया और उसने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया. आप यहां पे भी जब देख रहे हो तो देखो बेटा, नोटिस नहीं होगा, डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. यहां पे भी अगर नोटिस आनी है तो इतना टाइम लिमिट कहां पे है अपने पास, तो यहां पे भी डायरेक्टली असेसमेंट ऑर्डर आएगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. अब ये पर्सन ऐसा बोल रहा है कि मैं नहीं जाने वाला हूं यार इंडिया छोड़ के बाद, आप क्यों 64 यूज कर रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो. कहां पे आपने मौका ही कहां पे दिया है, आपके पास कुछ एविडेंस है, आपने वो एविडेंस के बेसिस पे मुझे डायरेक्टली असेसमेंट ऑर्डर दे दिया. आपने सुना का मेरा बात सुना क्या आपने, नहीं. तो वो ये पर्सन कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के पास जा रहा है और बोल रहा है ये जो पावर यूज किया हुआ है ये पावर गलत है. ऑफिसर को बोलो मेरे को सुने, एंड ऑफिसर को बोलो मेरे को सुने मतलब ये जो ऑर्डर है इसको विड्रॉ कर दो. एंड अगर आपको लग रहा है तो 73 74 में मुझे शो कॉज नोटिस भेजो, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा. तो यहां पे भी बेटा, यहां पे भी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ करने की बात की गई है. बट यहां पे जनरली क्या होगा, असेसी एक एप्लीकेशन देगा विद इन द 30 डेज और वो बोलेगा कि ये जो ऑर्डर इश्यू किया था वो गलत इश्यू किया गया था, मुझे सुनने का मौका दो, 73 74 में केस को लेके चलो. अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कौन कौन से केसेस में असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है, बोलो यार, आप तो स्मार्ट हो यार, अभी तो आप बोलो कौन कौन से केसेस में. 2 केस है, इसको छोड़ो, पूरे चैप्टर में बोलो, पूरे चैप्टर में. सेक्शन 62 में सर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, उसमें जब असेसमेंट ऑर्डर आया था तो 15 डेज का 30 डेज का मौका दिया गया था. अगर असेसमेंट ऑर्डर के बाद 30 डेज में रिटर्न फाइल कर दिया तो वो जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ किया जाएगा. 1, वो तो डीम्ड विड्रॉल है, उसमें एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है. सेकंड, 64 का केस दिया गया था, मेरे अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर आ गया था और मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर आ जाए, मुझे सुनने का मौका मिलना चाहिए. तो मैं एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास गया, मैंने बोला ये जो ऑर्डर इश्यू किया गया है वो गलत है, इसको विड्रॉ कर दो. ये लोग विड्रॉ करेंगे और 73 74 में लेके चलेंगे. चलो एक बार गाइस ये पॉइंट देख लो, इंपॉर्टेंट है. समरी असेसमेंट कब इनिशिएट की जा सकती है वो लोग के पास,
only if they have an evidence that there is a tax liability. स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि मेरे पास टैक्स उसके असेसी का टैक्स लायबिलिटी है. प्रॉपर ऑफिसर हैज ऑब्टेन प्रायर परमिशन, ऊपर के ऑफिसर के पास, एंड द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट हैव सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी डिले इन असेसमेंट, जो नॉर्मल असेसमेंट जो होना है, अगर उसमें डिले किया गया तो ये बंदा भाग जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू. तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है, ओनली देन वी कैन गो फॉर समरी असेसमेंट, वरना नहीं जा सकते. और समरी असेसमेंट में गाइस, अगर जो बंदे के पास वो असेस करना था, अगर वो तो असर्टेनेबल ही नहीं है, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, तो जिसके पास वो माल है उसको असेस करके सेक्शन 64 यूज करेंगे. डन. आप ये पॉइंट्स पढ़ लेना गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो लास्ट आई होप गाइस असेसमेंट का चैप्टर आपको क्लियर हो गया रहेगा, सारे सेक्शंस आपको क्लियर होंगे रहेंगे. सेक्शन 59 में सेल्फ असेसमेंट होता था, सेक्शन 60 में प्रोविजनली असेसमेंट होता था, सेक्शन 61 में आपने जो रिटर्न फाइल किया है ऑफिसर उसका स्क्रूटिनी करेगा, डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करेगा, आपको कम्युनिकेट करेगा. सेक्शन 62 में अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो उसका असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे किया जाएगा. अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसका असेसमेंट अगेन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के तरीके से किया जाएगा. और अगर ऑफिसर के पास एक एविडेंस है कि एक बंदे की टैक्स लायबिलिटी है, बट अगर मैं नॉर्मल एडजुडिकेशन करूंगा तो टाइम लगने वाला है, एंड देयर कैन बी अ लॉस ऑफ रेवेन्यू. टू प्रोटेक्ट दैट वो एक समरी बेसिस पे असेसमेंट कर सकता है बाय ऑब्टेनिंग अ प्रायर परमिशन ऑफ द अबव ऑफिसर्स. 64, 59, 60, 61, 62, 63, 64. डन. चलो एंजॉय गाइस.